बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर महमूद है और आप वीलॉग विद डॉक्टर अख्तर महमूद देख रहे हैं। हमारा प्रोग्राम आज उसी प्रोग्राम का कंटिन्यूशन है जो पिछले वीक मैंने किया था कॉर्नी सिटी के पहले पार्ट पे, जो कैल्शियम स्कोर कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अक्सर लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि कैल्शियम स्कोर क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें ट्रीटमेंट मैनेजमेंट किस तरह होती है, जो जो भी कैल्शियम स्कोर के नंबर के हवाले से। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका अगला पार्ट। बेसिकली जो कॉर्नी सीटी एंजियोग्राफी है उसमें हम वही डाई इस्तेमाल करते हैं जो हम एंजियोग्राफी में, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी या इन्वेसिव एंजियोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। प्रोसीजर जो कॉर्नी एंजियोग्राफी का होता है वो ये होता है कि आप, वो इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब उसके अंदर तार डाली जाती है। पहले आप एक कैनला डालते हैं, एक वाइट बोर कैनला होता है, फिर तार डालते हैं, फिर ट्यूब डालते हैं, फिर वो एक ऐसी ट्यूब डालते हैं जो कि इस ख़ास मकसद के लिए बनी होती है। वो दिल की शरियानों के अंदर डाई जो है ना उसको इंजेक्ट करते हैं और फ्लोरोस्कोप पे एक्सरे नुमा एक चीज़ होती है, इसके ऊपर देखते हैं। जो कॉर्नी सीटी एंजियोग्राफी है उसमें भी इसी किस्म की डाई इस्तेमाल होती है, लेकिन वो डाई जो है वो बजाय ये कि इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू दी जाए, वो बेसिकली वेन में दी जाती है और उसको हम सीटी स्कैन के ज़रिए हम दिल की शरियानों को, उस डाई को भी उसी तरह देख सकते हैं जैसे एंजियोग्राफिकली हम एंजियो में देखते हैं, एंजियोग्राफी में देखते हैं। एंजियोग्राफी में भी मुख्तलिफ व्यूज़ बनाए जाते हैं उस शरियान को या आर्टरी को, जो कि आपने जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दिल की दो मेन शरियानें होती हैं, राइट और लेफ़्ट। लेफ़्ट मेन जो है दो में डिवाइड होती है और बेसिकली हम तीन शरियानों की जो है एंजियोग्राफी, तीन शरियानों की लोग यूजुअली नॉर्मल तीन शरियानें होती हैं, कुछ में चौथी भी होती है, लेकिन अमूमन तीन शरियानें होती हैं और हम मुख्तलिफ व्यूज़ के ज़रिए उनको हम प्रॉपरली देख सकते हैं एंजियोग्राफिकली। सीटी एंजियोग्राफी भी ऐसे ही है लेकिन सीटी एंजियोग्राफी का फ़ायदा ये है कि सीटी एंजियोग्राफी में हम उसको 360 डिग्रीज पे घुमा के मुख्तलिफ व्यूज़ में, मल्टीपल व्यूज़ में, मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन में, क्योंकि कंप्यूटर रिकन्स्ट्रक्शन होती है तो मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं और मुख्तलिफ लेवल्स पे देख सकते हैं। एक बात याद रखिए कि सीटी एंजियोग्राफी और कॉर्नरी एंजियोग्राफी, जैसे मैंने पहले बताया था कि एनाटॉमिकल टेस्टिंग है, कि दिल के शरियान की एक पिक्चर बताता है। वो ये नहीं बताता कि जो शरियान अगर ब्लॉक है तो क्या आगे को डिफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रही है, कोई स्कीमिया एंजाइना कर रही है कि नहीं कर रही। उसको फंक्शनल स्टडीज़ कहते हैं और वो अलग स्टडीज़ होती हैं और कई दफ़ा हमें एनाटॉमिकल स्टडीज़ और फंक्शनल स्टडीज़ को कंबाइन करना पड़ता है एक प्रॉपर पिक्चर के लिए। तो आज हमारा क्योंकि टॉपिक ऑफ डिस्कशन सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी है, कॉर्नरी एंड कन्वेंशनल एंजियोग्राफी पे किसी टाइम और बात करेंगे। तो कॉर्नरी सीटी जैसे एक सीटी स्कैन होता है, वो सीटी स्कैन की मशीन होती है। सीटी स्कैन की मशीन के अंदर मरीज़ को लिटा देते हैं और उसको ये कहा जाता है कि आप ब्रेथ होल्डिंग करनी है। ब्रेथ होल्डिंग मतलब थोड़ी देर के लिए सांस रोकना है। मरीज़ की दिल की रफ्तार 65 से कम होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसलिए कि अगर रफ्तार ज़्यादा हो तो हम कंप्यूटर में उसको रिकन्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और इसके लिए कुछ लोग प्रिपरेशन देते हैं। प्रिपरेशन यूजली एंटी एलर्जिक जो दवाइयाँ कभी कभार दे दी जाती हैं, जिन लोगों को ड्रग रिएक्शन पहले से हो इसके अगेंस्ट ग्राफिन जो डाई यूज़ हो रही है उनको फ्री नहीं किया जाता। यूजली कॉन्ट्राइंडिकेशन या इंडिकेशन से पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन बता देता हूँ, वो ये है कि जो मरीज़ ये ना करवा सकता हो, जो सांस ना रोक सकता हो, जो कॉपरेट ना कर सकता हो, जिसको समझाना मुश्किल हो, जिसको घबराहट वगैरह बहुत ज़्यादा हो, रफ्तार दिल की बहुत ज़्यादा हो, वो ये मरीज या क्लॉस्ट्रोफोबिक हो, मशीन थोड़ी देर। वैसे तो इसमें एमआरआई में थोड़ा लंबा लेटना पड़ता है, सीटी स्कैन में कॉर्नरी सीटी में स्पेशली कोई लंबा लेटना नहीं पड़ता उस जो उसका होल होता है सीटी का। तो लेकिन जो लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं उनको ये फिर मुश्किल होती है, तो कई लोग ये भी नहीं करवा पाते। तो इस तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशन के मरीज जब लेट ही ना सकता हो तो फिर कैसे करेंगे आप। बहुत ही ओबीस पेशेंट हो, 140 kg तक यूजली कर लेते हैं, उससे ऊपर जो है ना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। स्टडी जो है ना वो मतलब है कि वो उसको ऑप्टिमाइज नहीं होती, उसको ऑप्टिमली रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं। इंडिकेशंस क्या हैं, मतलब उन किन लोगों की करनी चाहिए। एक तो हम उन लोगों की कर सकते हैं जिसके अंदर डायग्नोज डिजीज़ नहीं है, लेकिन एक पेशेंट जो रिस्क फैक्टर हार्बर करता है, जिसको है शुगर है, ब्लड प्रेशर है,
पुराना है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, स्मोकर है स्पेशली, और उसका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बड़ा ख़राब है, तो वो जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था ये कैल्शियम स्कोर कर सकते हैं, इसी तरह हम सीटी भी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा वो पेशेंट होते हैं जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज स्पेशली जिनको वो आप अर्ली स्टेज पे भी कर सकते हैं। उम्र का मैंने बताया था कि अगर आपको अर्ली सस्पिशन हो कि इसको डिजीज़ हो सकती है तो उनका भी किया जा सकता है। फिर वो पेशेंट होते हैं जो स्टेबल एंजाइना के साथ होते हैं। स्टेबल एंजाइना का मतलब ये है कि मरीज़ को एंजाइना है लेकिन वो यूजुअली नॉर्मल हालात में मरीज़ को चेस्ट पेन नहीं होता। हाँ, वो एक्सरसाइज करे, मॉडरेट एक्सरसाइज करे या सिवियर एक्सरसाइज करे या माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज करे, उसमें उसको तकलीफ़ होती है। और जो स्टेबल एंजाइना का मरीज़ होता है वो कहते हैं, मतलब फिजियोलॉजिकली ये होता है कि अगर किसी को 80% भी दिल की शरीयान बंद हो और वो रेस्ट पर हो तो दिल की शरीयानें जो हैं उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से, एक तो मेन आर्टरी के थ्रू और दूसरी छोटी शरीयानों के थ्रू उसका, और अपने हीमोडायनामिक्स ये होता है कि वो जो आर्टरी जो है ना अपने आप को, आर्टरी पाइप नहीं होता, वो घटती बढ़ती रहती है उसका डायमीटर ना, उसके हिसाब से उसको वो मैनेज कर सकती है रेस्टिंग स्टेज में। तो स्टेबल कहते हैं। जब वो पेशेंट एक्सर्ट करता है, एक्सरसाइज करता है, ज़्यादा खाना खा लेता है, खाना खा के चलना शुरू कर देता है, डिजीज़ ज़्यादा होती है तो उसको एंजाइना हो सकता है। ये स्टेबल एंजाइना होता है। एक होता है फिर कि पेशेंट जो है ना एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम जो कहते हैं, इसमें पेशेंट को एंजाइना के साथ साथ हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक को हम डिफाइन यूँ करते हैं, जो आसान तरीका है वो ये है कि एक होता है एसटी एलिवेशन एमआई जो ईसीजी में चेंजेस होती हैं, एक होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई जिसमें ईसीजी में वो टिपिकल उसके हार्ट अटैक के चेंजेस नहीं होते, लेकिन उसको भी एमआई कंसिडर किया जाता है। और उसको फिर हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक में ये होता है जिसके अंदर ट्रोपोनिन पॉजिटिव होते हैं या कार्डियक एंजाइम रेज होते हैं, तो वो हार्ट अटैक होता है। जिसके अंदर हार्ट अटैक के एंजाइम्स रेज नहीं होते उसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। तो एक स्टेबल एंजाइना में इंडिकेशन है, एक एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में इंडिकेशन है। इन दोनों की इंडिकेशन लेकिन डिफरेंट है। स्टेबल एंजाइना में जो है ना सीटी स्कैन वो मॉडरेट टू हाई जो ग्रुप है ना, रिस्क ग्रुप, उसमें किया जा सकता है। लेकिन एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में लो टू मॉडरेट, हाई रिस्क में तो क्या कहते हैं एंजियोग्राफी, कन्वेंशन एंजियोग्राफी ही इंडिकेटेड है। तो स्टेबल एंजाइना में जब हम किसी को से जो सीटी कॉर्नरी करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि दिल की शरीयान किस हद तक बंद है। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है आई बॉलिंग का, कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना परसेंटेज इसकी आर्टरी बंद है या किसी जगह पे बंद है या लंबे एरिया में बंद है। छोटे एरिया में होती है तो फोकल कहते हैं, लंबे एरिया तो डिफ्यूज़ कहते हैं। तो छोटे एरिया में बंद है तो वो कितनी है, मिनिमल होती है कि 1 to 24%, फिर 25 to 49% माइल्ड होती है, 50 to 69% जो है वो मॉडरेट होती है और 70% to 99% सिवियर होती है। और उसके ऊपर आर्टरी बिल्कुल अगर बंद हो तो 100% कई दफ़ा में आर्टरियाँ सीटी पे बंद ही मिलती हैं। तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, जो उसकी स्टेनोसिस की जो परसेंटेज है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आर्टरी में वो सॉफ्टवेयर डाल के उसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कितनी है। और हमारा जो एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी में जब हम देखते हैं तो हमारे मुख्तलिफ, जैसे मैंने पहले बताया था, इमेजेस होते हैं। हम उसको एक रॉ डाटा होता है उसके ऊपर भी देख सकते हैं, एक्सियल होता है उसके ऊपर भी देख सकते हैं स्टेनोसिस के जो तंगी है कितनी है। हम उसको घुमा फिरा के कर्व्ड एक होता है उस पर भी देख सकते हैं। तो जो रिकन्स्ट्रक्शन हुई होती है, इसको रिकन्स्ट्रक्शन मतलब ये है कि आपने सीटी स्कैन कर लिया और फिर उसको मुख्तलिफ जो उसको यूँ समझें कि मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स में उसको हमने ईसीजी के टाइम इंटरवल्स में हमने उसको मुख्तलिफ हिस्सों में बना लिया। वो परसेंटेजेस होती हैं 35, 45, 50, 70 तक करके, और फिर हम उसको प्रॉपर रिपोर्ट कर लेते हैं। इसको रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है, या पोस्ट प्रोसेसिंग हम करते हैं इसको। तो एक दफ़ा जब आपको डिसाइड हो गया कि कितना परसेंटेज है, फिर आपका कंसल्टेंट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। एक बात याद रखिए, इसको ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस मतलब है जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है या ACC है या यूरोपियन कार्डियोलॉजी की जो एसोसिएशन है, वो ये बताती कि आपने जब माइल्ड डिजीज़ है ना जो 50% तक, उसमें तो मेडिसिन तो सारों में देनी है, लेकिन डिसीजन
राय करता है कंसल्टेंट के साथ वो अब आगे क्या करेगा। मसला आता है 50 to 70 मॉडरेट के अंदर, जब मॉडरेट डिजीज़ है, क्या एंजियोग्राफी की जाएगी या एंजियोग्राफी नहीं की जाएगी। 70% ये 75% ज़्यादा है, 99% तक है, तो यूजुअल क्या, और पेशेंट सिम्टोमेटिक है, उसको एंजाइना हो रहा है, तो यस उसको एंजियोग्राफी, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की जा सकती है। मॉडरेट जहाँ पर है 50-70% ये कंफर्म नहीं हो रहा कि यार ये है तो स्टेनोसिस, क्या ये इंटरवेंशन इसको ज़रूरत है, यानी कि कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ज़रूरत है कि नहीं। इसमें एक बात मैं फिर बार बार एम्फसाइज करता हूँ कि अभी जो नई स्टडी है उसमें यह है कि हम इसमें हमेशा, जैसे बताया कि हम एक पिक्चर देख रहे हैं स्टेनोसिस का, नैरोइंग का, तंगी का आर्टरी है, हम इसमें ये नहीं पता चल रहा है हमें कि ये सप्लाई जो एरिया कर रही है उसको क्या मसला हो रहा है, उसमें सप्लाई को कम हो रहा है कि सप्लाई को अगर कोई मसला नहीं हो रहा तो अगर उसके अंदर आप इंटरवेंशन करके स्टेंट डालेंगे तो शायद फ़ायदा ना हो, नुकसान हो सकता है उसका। ठीक है, ये बात मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखे बगैर, स्पेशली मॉडरेट डिजीज़ में, कि आगे सप्लाई मुतासिर हो रही है कि नहीं, फंक्शनल स्टडी किए बगैर उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा हो। ठीक है, मॉडरेट स्पेशली। और दूसरी बात ये है कि अभी खैर उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या हम सीटी में फंक्शन स्टडी कर सकते हैं। यस, उसमें अब नए टूल्स आ गए हैं, नई मशीन्स आ गए हैं, नए जो उनके अंदर सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो यूजुअली पाकिस्तान में हो रहा है वो सीटी एंजियोग्राफी, एक एनाटॉमिकल डिजीज़ देखने के लिए कि नैरोइंग का परसेंटेज कितना है। अब एक्यूट कॉर्निक सिंड्रोम पे आ जाते हैं, जहाँ पर एसटी एलिवेशन एमआई या हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक यूजली एसटी एलिवेशन एमआई होता है, उसके अंदर हम प्राइमरी उस पर ऐसे पेशेंट को, जो एसटी एलिवेशन का मतलब ये है कि आर्टरी टोटल क्लोज हो चुकी है, उसके अंदर क्लॉट बन गया है, क्लॉट जो पूरा का पूरा शरीयान बंद कर दिए, और उसकी यूजुअली एंजियोग्राफी की जाती है और उसको खोला जाता है, प्राइमरी पीसीआई कहते हैं उसको। जो दूसरा है जिसके अंदर एसटी एलिवेशन नहीं होता ईसीजी के अंदर, तो उसमें फिर ये देखा जाता है कि कार्डिक एंजाइम रेज हैं कि नहीं। अगर कार्डिक एंजाइम रेज हैं तो फिर भी उसको यूजुअली उसको कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की तरफ ही उसका जो बेसिकली की जाती है। जहाँ पर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, ट्रॉप रेज नहीं है, आपको सस्पिशन है कि ये एंजाइना एक्यूट कॉर्निक सिंड्रोम के बराबर हो सकता है, उसमें कहते हैं कि आप सीटी स्कैन कर सकते हैं। लेकिन अगेन पहले मैं जैसे बताया था, लो टू मॉडरेट रिस्क में, मॉडरेट टू हाई रिस्क में नहीं करते। मॉडरेट टू हाई रिस्क में यस कन्वेंशनल एंजियोग्राफी बनेगी, और अगर ज़रूरत है तो प्राइमरी पीसीआई या स्टेंट डालना पड़ेगा। तो इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रॉप नेगेटिव की सूरत में, ट्रॉप पॉजिटिव की सूरत में सीटी एंजियोग्राफी इज़ नॉट द मोडेलिटी ऑफ फर्स्ट चॉइस। ठीक है, ये आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। ये जो पॉडकास्ट है ना बेसिकली मरीजों के लिए होते हैं, लेकिन कई दफ़ा जूनियर कार्डियोलॉजिस्ट या जूनियर फिजिशियन या दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी ये बताने के लिए कि हमारे सिस्टम, हमारी गाइडलाइंस कैसे चल रही हैं। ठीक है, तो एक हो गया जिसके रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको सस्पिशन है, सिम्टोमेटिक नहीं है। एक है स्टेबल एंजाइना वाला पेशेंट, जिसमें आप ये कॉर्निक सीटी कर सकते हैं। तीसरा है एसीएस, उसमें फिर मैंने वैसे बताया कि आपने किस जगह पे टॉप नेगेटिव और पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक नहीं हो उसके अंदर करना है। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता चल गया कि स्टेनोसिस जो है ना वो फलां आर्टरी में इतना स्टेनोसिस है कि इसको मैनेजमेंट कैसे करनी है। एक और वैरायटी होती है कॉर्नरी एनाटॉमी की, जिसके अंदर हम कहते हैं कि मरीज़ को एंजाइना तो है लेकिन उसकी शरीयान 50% से कम बंद है। इसको इनोका कहते हैं। मैं इस पर पहले प्रोग्राम किया था कि औरतों के हवाले से। तो जहाँ पर उसको एंजाइना है 50% से कम है, तो उसकी मैनेजमेंट वो उस क्लिनिशियन के ऊपर है, वो कैसे क्लिनिशियन मैनेज करता है। यूजुअली उसकी वजह जो है ना माइक्रोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज होती है। माइक्रोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटी का मतलब ये है कि अगर 50% से कम है और पेशेंट का एंजाइना हो रहा है तो कोई और वजह है। तो और वजह में क्या होता है, कॉर्नरी वेज़ोस्पैज़म है, आर्टरी एकदम खुद ब खुद पिचक जाती है फिर खुल जाती है, इसको वेज़ोस्पैज़म कहते हैं। आर्टरी की माइक्रो सर्कुलेशन है, जो उसकी छोटी शरीयानें हैं उसके अंदर शरीयानें हैं उनका प्रॉब्लम है, तो माइक्रो सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसी की एक दूसरी वैरायटी मिनोका है, जिसके अंदर हार्ट अटैक हो सकता है विदाउट मोर देन 50% आर्टरी स्टेनोसिस, यानी कि 50% से वो आर्टरी जो है ना वो 50% से कम बंद हो लेकिन उसमें हार्ट अटैक हो जाए। उसमें आप कैसे पता चलेगा,
उसमें आपके ट्रोपोनिन रेज होंगे और उसकी वजह भी बहुत सारी हो सकती है, उनमें से ये भी हो सकती है जैसे मैंने बताया आर्टरी पिचक गई या आर्टरी को जो है ना उसमें माइक्रो सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हुआ। उसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो मेन जो सप्लाई करती है लंग्स को शरीयान, उसके अंदर ब्लॉकेज आ सकता है क्लॉट की वजह से। तीसरा एओर्टिक डिसेक्शन जो है ना, एओर्टिक डिसेक्शन होती है कि मेन शरीयान जो है ना उसमें कट आ जाए, वो फट जाए, एओर्टिक डिसेक्शन है। तो इसको ट्रिपल रूल आउट भी कहते हैं। तो आपको जहाँ पर शक हो कि इनमें से कोई बात हो सकती है तो वो भी सीटी हेल्पफुल है वहाँ पे, स्पेशली मिनोका जैसे केस में जहाँ पे 50% आर्टरी कम बंद है और आपको ट्रोपोनिन या कार्डियक एंजाइम रेज आ रहे हैं, आप जो है वो सीटी करें, उसमें आपको पल्मोनरी आर्टरी भी नज़र आ जाएगी, उसके अंदर एओर्टा भी नज़र आ जाएगी और उसके अंदर दिल की शरीयानी भी नज़र आ जाएंगे। ट्रिपल रूल आउट कहते हैं, जहाँ पे क्लिनिशियन सस्पिशन हाई हो कि इन तीनों में से कोई चीज़ है तो यस इट वुड हेल्प। ठीक है, ये एंजियोग्राफी तो हेल्प नहीं करेगी, एंजियोग्राफी में आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसी तरह डिसेक्शन जो है वो अगर प्रॉक्सिमल डिसेक्शन है एओर्टा की तो शायद उसमें नज़र आ जाए, लेकिन डिस्टल डिसेक्शन तो वो थोड़ा सा सीटी में बड़ा एरिया व्यू का करके उसके अंदर वो कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी नेटिव वेसल, जो शरियाने जो आपकी शरियान है उसमें ब्लॉकेज है, जो भी परसेंटेज है उसमें आर्टैग है या मिनोका है या इनोका है, जो भी है। आगे चलते हैं कि क्या स्टेंट्स में भी सीसीटी का फ़ायदा होता है कॉर्निक सीटी का। स्टेंट में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम स्टेंट जो कि 100 नैनोमीटर है उसका जो उसको क्या कहते हैं स्कैफोल्ड होता है, जो उसके जो बाहर का हिस्सा होता है वो उससे मोटा हो और उस स्टैंड का जो है 3 मिलीमीटर से कम हो और ब्रांच को मुश्किल हो जाता है। तो ये 2-3 तरह ऐसी चीज़ें हैं जिसमें, और हार्ट रेट वगैरह का कंट्रोल, जैसे मैंने बताया अगर हार्ट रेट कंट्रोल नहीं होगा तो वैसे भी रिपोर्टिंग नेटिव की भी मुश्किल होती है, तो स्टैंड की तो और मुश्किल हो जाती है। तो उस सूरत में उसको रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा लोग हमारे पास पेशेंट भेजते हैं जिनको स्टेंट हुआ तो वो कहते हैं रिपोर्ट करना, फिर हम उन पर लिखते हैं कि भाई इसका स्टड साइज़ मोटा है, इसका कैलिबर बहुत कम है, तो हमें ना हम डाउटफुल हैं कि कितना स्टेंट को मसला है। तो इसलिए जो ब्रांच में स्टेंट पड़े हुए हों, जो मेन आर्टरी में 2.5 के छोटे स्टेंट पड़े हों, जो मोटे स्टेंट पड़े हों, स्टेंट को भी स्टड जो होता है ना वो बाहर का हिस्सा वो पतला भी होता है, तो पतला वाला स्टेंट बड़े आराम से उनके अंदर का हम बता सकते हैं कि स्टेंट के अंदर स्टेनोसिस तो नहीं होगा, जिसको ISR बोलते हैं, इंस्टेंट रीस्टेनोसिस। अभी कुछ नए जैसे मैंने बताया शुरू में सॉफ्टवेयर आ गए हैं जहाँ पर हम ये रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट पाकिस्तान के जो बड़े सेंटर्स में। जिस सेंटर में मैं काम करता हूँ वहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि जी हम रिपोर्ट को कि जी इसमें स्टड मोटा है, स्टैंड का जो डायमीटर छोटा है, तो जो हमें नज़र आ रहा है उस पर हम रिपोर्ट कर सकते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहा उस पर रिपोर्ट नहीं कर सकते। सारी बातें इमेजिंग ऐसी है ना, इमेजिंग या आपको जो चीज़ नज़र आएगा उसी पर रिपोर्ट करेंगे। तो ये फ़र्क है स्टेंटिंग की रिपोर्ट में। बाईपास की रिपोर्टिंग भी हम करते हैं, पोस्ट बाईपास। पहले ज़माने में हर जिस मरीज़ को बाईपास होता था उसके इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी करते थे, एंजियोग्राफी करते थे। इंटरवेंशन मतलब ये हरे को तार डाल रहे हैं, तो हरे को तार डालना बार बार तार डालना ठीक नहीं है, क्योंकि वो आर्टरियाँ जो है ना वो फिर कोलैप्स हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो आप कैबेज के लिए बाईपास जिस पेशेंट का हो, जो सिम्टोमेटिक हो, उसको आप ये कर सकते हैं। उसको हम ग्राफ्ट स्टडी करते हैं। ग्राफ्ट स्टडी के अंदर हम वो सारे ग्राफ्ट भी देख लेते हैं जो लगाए गए होते हैं। लेफ्ट इंटरनल मेमोरी जो आर्टरी लगी है उसके अलावा जो वेरस ग्राफ्ट है उनको भी देख सकते हैं, और जो उनकी पुरानी शरियाने नेटिव वेसल जो बंद हैं उनको भी देखा जा सकता है। तो ग्राफ्ट स्टडी के लिए बड़ा मौजू है ये, जिसमें आप CT स्कैन के ज़रिए सारा कुछ देख सकते हैं, उसकी ग्राफ्ट्स भी और नेटिव वेसल्स भी। इसके अलावा स्टेनोसिस तो होगी, जो परसेंटेज नैरो हुई है, स्टेंट हो गया, कैबेज हो गया। इसके अलावा हम प्लैक की जो मॉर्फोलॉजी है ना वो भी देख सकते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल प्लैक है, कोलेस्ट्रॉल प्लैक को इन्वेसिव तरीका देखने का आइबस है, उनके अंदर एक ट्यूब डाली जाती है, उसका कैमरा होता है, वो कैमरा जो है ना वो देखता है कि कोलेस्ट्रॉल है, किस किस्म का कोलेस्ट्रॉल है, कितना एक कोलेस्ट्रॉल है उस जगह पर या उस आर्टरी के एरिया पे। लेकिन जो हम CT पे उस प्लैक की मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि प्लैक जो है या कोलेस्ट्रॉल जो अंदर जमा हुआ है वो किस नौइयत का है। जो हाई इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एक होता है हाई रिस्क प्लैक। हाई रिस्क प्लैक क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना वह हमें कोलेस्ट्रॉल प्लैक भी नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा नेक्रोटिक एरिया होता है वो नज़र आ रहा हो, उसमें से कैल्सिफिकेशन, स्पॉटी कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही हो,
वो देखेंगे तो मतलब समझ आ जाता है, लेकिन यहाँ से समझाना मुश्किल है कि उसके लिए रेडियोलॉजिकल जो टर्म्स इस्तेमाल जो करते हैं, जो प्लैक मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं नैपकिन साइन। नैपकिन साइन होता है कि अंदर एक नेक्रोटिक कोर होता है ब्लैक कलर का, फिर वाइट सा एरिया, ग्रे सा एरिया होता है, फिर कैल्शियम स्पॉटिंग कैल्सिफिकेशन नजर आती है। तो इससे पता चलता है कि हाई रिस्क प्लाक है और वल्नरेबल प्लाक है। वल्नरेबल प्लाक का मतलब ये होता है कि ये प्लाक जो है या कोलेस्ट्रॉल का जो टुकड़ा है ये टूट सकता है। जब कोलेस्ट्रॉल का टुकड़ा टूटता है तो वो हार्ट अटैक कर सकता है। तो जब हम रिपोर्टिंग करते हैं अपनी सीटी की, उसके अंदर भी जहाँ हमें हाई रिस्क प्लाक लगे वो बताते हैं। इसी तरह जब एक आर्टरी के अंदर नैरोइंग होती है तो आर्टरी जो है ना पहला अपना जो वो काम करती है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलाती है, इसको पॉजिटिव रीमॉडलिंग करते हैं। तो पॉजिटिव रीमॉडलिंग, एक्सेसिव पॉजिटिव रीमॉडलिंग जो है, ताकि वो ल्यूमन जो उसका सुराख है थोड़ा फैल जाए। ये आर्टरी है ना, इसके अंदर आपने कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो आर्टरी खुद ब खुद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल जाती है ताकि एरिया ऑफ ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किस्म की पॉजिटिव रीमॉडलिंग भी ठीक नहीं होती। और कैल्सिफिकेशन जो है ना वो स्पॉटी कैल्सिफिकेशन, मुख्तलिफ जगह पे अगर स्पॉटी कैल्सिफिकेशन हो तो वो भी ख़तरनाक ही होती है। अच्छा, एक बात याद रखें कि बहरहाल ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट के जैसे बताया कि अगर आप सांस प्रॉपर नहीं रोकेंगे, हार्ट रेट प्रॉपर नहीं होगा, तो उस टेस्ट की ना परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी और उसकी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं होगी। उसमें क्या क्या आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, पेशेंट जो है ना अगर सांस बीच में छोड़ दे अपना तो वो सारा उसकी आर्टरी हिल जाती है, उसको रिपोर्ट करना मुश्किल होता है। उसमें मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जैसे स्टेप स्टेट आर्टिफैक्ट होता है। फिर ये होता है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो किसी जगह पे तो वो कैल्शिफिकेशन में आर्टिफैक्ट आता है, ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट है, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है, स्टेप स्टेट आर्टिफैक्ट है। तो अगर आर्टिफैक्ट्स यानी कि टेस्ट की परफॉर्मेंस में ख़राबी है तो टेस्ट की रिपोर्टिंग में भी मुश्किल होगी। तो फिर वो हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम ऐसा टेस्ट को रिपोर्ट ना करें जो कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ना हुई हो जी उसकी। इसलिए सीटी के मरीज़ों को हम ये कहते हैं कि आप तैयारी करके आएँ प्रॉपर। ये एंजियोग्राफी नहीं है। एंजियोग्राफी में तो अगर मरीज़ को हार्ट अटैक भी होता है, मरीज़ को पकड़ते हैं, उसको टीका लगाते हैं, उसको लिटाते हैं, उसको एंजियोग्राफी कर लेते हैं, चाहे उसका हार्ट रेट 100-150 चल रहा हो, 125 चल रहा हो। लेकिन सीटी में नहीं ऐसा। सीटी में मरीज़ जो है ना वो काम चाहिए, उसको लेटने में उसको क्लास्ट्रोफोबिया नहीं आना चाहिए, उसको ब्रेथ होल्डिंग प्रॉपर, उसको जो सांस रोकने की जो टेक्निक बताई जाती है वो उसको उस पर प्रॉपर अमल करना चाहिए। अदरवाइज़ टेस्ट की परफॉर्मेंस मुतासर होती है और वो रिपोर्टिंग के काबिल नहीं रहता। ये तो होगी कॉरोनरी आर्टरीज जो हम देखते हैं ना उनके बारे में, उसकी नैरोइंग और उसकी प्लैक के बारे में, और जैसे उसके स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में बताया, नौका के बारे में बताया, और ट्रिपल रूट और के बारे में बताया। अब क्या कॉरोनरी आर्टरी के अलावा भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं। देखिए सीटी जो है ना वो सीटी कॉरोनरी वो होता है चेस्ट का ना, हार्ट चेस्ट में पड़ा है ना, तो आप क्या क्या देख सकते हैं। आप हार्ट के पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप लंग्स को देख सकते हैं, आप लिवर को देख सकते हैं, आप कोई खुदा ना खासा कोई चीज़ आपको फाइंडिंग नजर आ रही है इस पूरे एरिया में, मेडियासिनम में जो हमारा ये रीजन है, ये जो इस तरह का इतना रीजन होता है वो फाइंडिंग, उसको इंसिडेंटल फाइंडिंग कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल को फाइंडिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या देख सकते हैं आप। दिल में सुराख को देख सकते हैं, जैसे पेटेंट फोरामेन ओवेल है, छोटा सुराख होता है, पैदाइशी होता है, कुछ लोगों में बंद हो जाता है, कुछ लोगों में खुला रहता है, और वो उसमें बड़ा अच्छा सीटी में नजर आ जाता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देख सकते हैं, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट देख सकते हैं। उसके अलावा अंदर आप उसके क्लॉट देख सकते हैं, क्लॉट एट्रिया में जो एट्रियल जो अपेंडेज होता है उसके अंदर क्लॉट दे सकते हैं। खुदा ना खासा पहले हार्ट अटैक हुआ है वो बता सकते हैं, हार्ट अटैक की वजह से थिनिंग हुई है वो बता सकते हैं, और अंदर कोई क्लॉट उस लेफ्ट वेंट्रिकल में पड़ा हुआ है वो बता सकते हैं। एओर्टिक जो वैल्व है उसकी स्टेनोसिस के बारे में बता सकते हैं, मतलब उस तंगी के बारे में बता सकते हैं, कैल्सिफिकेशन उसके बारे में बता सकते हैं। आजकल एक प्रोसीजर होता है जो एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। एओर्टिक वैल्व अगर बंद हो किसी का, मेन शरेआन का हार्ट वैल्व, तो उसको हमेशा से शुरू से उसकी एओर्टिक वैल्व सर्जरी होती है, मतलब कैबेज बाईपास का उसको सर्जरी करके वैल्व डाला जाता है। लेकिन अब एक नया प्रोसीजर है टैबी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर परकुटेनियस भी वैल्व डाला जा सकता है, जैसे हम स्टेंटिंग करके तार कर डालते हैं इसी तरह वो भी डाला जा सकता है। तो उसकी जो प्री टैबी असेसमेंट होती है वो सीटी के जरिए बहुत अच्छी जाती है कि दिल की शरेआन का साइज़ क्या है, जहाँ वैल्व डालना है उसकी वो जगह का साइज़ क्या है, दूसरी चीज़ें उसके तरफ कैसी हैं। तो टैबी के लिए सीटी की असेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा उसका यील्ड है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया
कि आप जो एक्स्ट्रा कार्डिक फाइंडिंग्स हैं जैसे लंग्स की, हम जब पिछले दिनों जो कोविड चल रहा था तो जब सीटी करते थे तो वो हमें कोविड के भी सारे फीचर पता चल जाते थे कि वो जो भी कोविड बेसिकली हमारा तो हम तो जिस जगह रिपोर्ट करते हैं बता सांबर डायग्नोस्टिक सेंटर में, जहाँ हमारा एक पैनल है जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट मिल के रिपोर्टिंग करते हैं। ये भी एक यूनिक है सिस्टम। यूजली जहाँ पर सीटी रिपोर्ट किया जाता है या तो रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सांबर डायग्नोस्टिक सेंटर की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेन हेड ऑफिस में रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट का कॉम्बिनेशन है। मेरे साथ डॉक्टर हसन सलीम है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, बहुत ही सीनियर और अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं और उनकी जो स्पेशलिटी है वो कार्डियोवैस्कुलर भी है, जिसमें वो कार्डियक सीटी और एमआरआई करते हैं। तो हम सीटी की जो रिपोर्टिंग है वो हम मिल के करते हैं, जिसमें दिल की शरियानों के बारे में और दूसरी फंडिंग के बारे में बताया जाता है। और इस तरह का और उसका कोई मतलब है कि वो अलग से चार्ज नहीं होता, वो सारा उसके अंदर बता देते हैं। तो एक तो होती है इंसिडेंटल फाइंडिंग। इंसिडेंटल फाइंडिंग मतलब है कोई छोटी मोटी चीज़ नज़र आ जाए आपको, तो वो 58% तक मिल सकती है। एक होती है ऐसी फाइंडिंग जो कि ख़तरनाक होती है, वो 23% तक मिल जाती है। मतलब खुदा न खासा कोई लंग में कोविड पड़ा हुआ है, जैसे पहले लिवर जो है उसके अंदर स्टेटोसिस है, फैट जमा हुआ है, या फिर जो है मीडियास्टम में जो हमारा चेस्ट है उसके अंदर नोड्स पड़े हुए हैं, वो सब समझ जाता है। पुरानी टीबी का पता चल जाता है। और अकॉर्डिंग टू पूरा एक मेटा एनालिसिस जो है ना, उसमें ये पता चला है कि 1% ऑफ मेलिग्नेंसीज जो है ना वो सीटी क्वारंटी के से रिपोर्ट हो जाती हैं कि हमें बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें मरीज़ को मेलिग्नेंसी होती है, वो कराने मतलब कैंसर होता है, कराने वो सीटी क्वारंटी आया होता है, उसके अलामात भी कैंसर की वजह से हो रहे होते हैं, लेकिन वो सीटी में उसको क्वारंटी नॉर्मल होती है और वो कैंसर की वजह से होते हैं। हार्ट हर्निया एक चीज़ होती है, वो पता चल जाती है। तो बहुत सारी इंसिडेंटल फाइंडिंग्स, बहुत सारी दूसरी फाइंडिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मरीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन थ्रू सीटी नज़र आ जाती हैं। आखिर में मैंने आपको बताया था कि हम ये डिस्कस करेंगे कि आजकल नई चीज़ क्या है सीटी में, और वो रेवोल्यूशनरी है। वो ये है कि हम, जैसे मैंने पहले बात की कि एनाटॉमिकल तो हम देख लेते हैं, फंक्शनल स्टडी नहीं। फंक्शनल स्टडी कौन सी होती है? जैसे MPI है, स्पेक्ट स्कैन है, स्ट्रेस परफ्यूजन या स्कैन है। इसी तरह जो है MRI है, कार्डियक फंक्शनल स्टडी है। इस तरह पेट स्कैन है। अब सीटी में कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बड़े जो स्लाइसिस के होते हैं सीटी, स्पेशली 320+, उसके अंदर सीटी परफ्यूजन आप कर सकते हैं। वही टेस्ट जो कि आप करते हैं स्पेक्ट के साथ या कार्डियक MRI के साथ, वो आप पेट के साथ वो आप सीटी पर ही कर सकते हैं, और अगर उस मशीन में वो सॉफ्टवेयर मौजूद है। इसी तरह एक चीज़ होती है FFR ये होता है कि जब हम एंजियोग्राफी करते हैं ना, तो हमें देखते हैं कि यार फलां जगह पे स्टेनोसिस है, नैरोइंग है, तो क्या ये फंक्शनली भी प्रॉब्लम कर रही है? तो उसको देखने का तरीका ये होता है, एक वायर होती है, उसको उस स्टेनोटिक या नैरोइड एरिया के तरफ डालते हैं और देखते हैं कि ग्रेडियंट होता है वो कितना आ रहा है। तो वो 0.8 से कम होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये सीटी FFR सॉरी जो ये तो करोनरी एंजियोग्राफी में FFR कर रहे हैं ना, ये सीटी में भी किया जा सकता है। अब उसमें नए जो है ना वो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो प्रॉब्ली कुछ अर्से में ये सीटी जब आप करें तो एनाटॉमिकली भी देख लें आप, उसको स्ट्रेस परफ्यूजन भी उसी के अंदर ही हो जाएगा और उसके अंदर FFR भी हो जाएगा। तो बाय द टाइम जो है जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है उसके मामले में सीटी में आप ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, आपको उसके मरीज़ के बारे में, उसके शरियानों के बारे में ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। और एक ही टेस्ट के ज़रिए, जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं फिर कहते हैं यार आप ये स्कैन करा लें, तो या FFR करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग जो आपका एंजियोग्राफी होती है उसमें जो FFR करते हैं, उसके लिए वायर अलग से लेनी पड़ती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, और वो अगेन वो कन्वेंशनल होता है, यानी कि तार डालनी पड़ती है अंदर। इसमें ये नहीं सब कुछ हो, सीटी स्कैन ये सब कुछ होता है। आखिरी बात जो है मैनेजमेंट से मुतालिक है। मैनेजमेंट तो देखें, ये तो अब आपका जो क्लिनिशियन है ना वो डिसाइड करता है कि हमने क्या करना है। जैसे मैंने बताया 70+ है तो वो कन्वेंशनल पे जाएगा, वो एक्यूट कॉर्नरी है, टॉप रेज है, वो कन्वेंशनल पे जाएगा। अगर 50 to 70 है वो डिसाइड करेगा मैं क्या करूँगा, क्या मैं कन्वेंशनल पे जाऊँगा, क्या मैं स्कैन करके देखूँगा, या अगर उसके पास वो CT की वो मॉड्यूल्स अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो उसमें CCT भी, उसमें परफ्यूजन भी हो जाए, उसमें FFR भी हो जाए, तो उसके हिसाब से डिसाइड करेगा। 50% से यूजली के लेस में दवाई दी जाती है। दवाई तो तीनों सूरतों में दी जाती है, ऐसे भी और वैसे भी, लेकिन CT आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देती है जिसके ज़रिए आप
मरीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये प्रोग्राम में आप जिन लोगों को, स्पेशली मरीज़ों को, जूनियर डॉक्टर्स को, जूनियर कार्डियोलॉजिस्ट को और वो फिजिशियंस को जो कि मरीज़ सीटी के लिए भेजते हैं, उनको ये आइडिया हो गया होगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये कब इसका करना चाहिए और किस तरह के मरीज़ों का ये हो सकता है और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं और आगे क्या आने वाला है। इंशाल्लाह जो अगर ये जो CCT FFR और CT परफ्यूजन अगर आ जाए तो एक ही मोडालिटी में ये सब कुछ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये प्रोग्राम सुनने का और इंशाल्लाह हम कार्डियोलॉजी के प्रोग्राम मज़ीद करते रहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार आप कार्डियोलॉजी के प्रोग्राम कम करते हैं और दूसरी स्पेशलिटी ज़्यादा करते हैं। दूसरी स्पेशलिटी इसलिए भी ज़्यादा करते हैं कि जो मसला होगा उसके बारे में करेंगे ना। CT के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज थी, तो वो मेरा ख्याल है कैल्शियम स्कोर वाले पार्ट 1 से और CT कॉर्नी वाले पार्ट 2 से आप लोगों को बहुत सारा मालूमात मिल गई होंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।